Dear students, you are most welcome in our today's class. Today we shall proceed with the second chapter named The Fellow Traveler, written by A.G. Gardner. Alfred George Gardner was born on 2nd January 1865 in Chelmsford, United Kingdom. He was a journalist, editor and author. His essays written under the name Alpha of the Prose are regarded highly. He was also chairman of National Anti-Shooting League. He was died on 3rd March 1946. He was the editor of the Daily News, the famous newspaper of London, for 17 years. His prominent works are Priests and Kings, Pebbles on the Shore, and Leaves in Wind. This chapter, A Fellow Traveler, has been selected from Leaves in Wind. इस चैप्टर में लेखक ने हमें बताया है कि जब हम अकेले यात्रा कर रहे होते हैं या कहीं हम अकेले रहते हैं तो उस समय एक छोटी से छोटी चीज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस यात्रा में अपने कंपार्टमेंट में लेखक अकेला होता है। अकेला होने के साथ जब उसे पता चलता है मच्छर उसकी नाक पे आकर बैठता है, वो उस मच्छर को देखता है तो लेखक के मन में आता है कि चलो कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ। और पूरी यात्रा में मच्छर के साथ इस लेखक के साथ जो कुछ होता रहता है वो उसने बड़े अच्छे तरीके से इस पाठ में बताया है। तो अब हम देखते हैं, पाठ पढ़ते हैं। आप भी अपने अपने बुक्स ले और मेरे साथ पढ़ते चले। I don't know which of us got into the carriage first. लेखक कहते हैं मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से डिब्बे में पहले कौन आया, यानी मच्छर पहले आया या मैं। Indeed, I did not know he was in the carriage at all for some time. मुझे नहीं पता कि वो उस डिब्बे में पहले से था या अभी आया या थोड़ी बहुत देर पहले से घुसा। It was the last train from London to Midland down to a stopping train, an infinitely leisurely train. One of those trains which give you the understanding of eternity. Eternity कहते हैं अनंतता, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो लेखक कहते हैं कि ये जो ट्रेन थी जिसमें मैं यात्रा कर रहा था, ये लंदन से मिडलैंड जाने वाली आखिरी ट्रेन थी जो बहुत धीरे धीरे हर स्टेशन पर रुकती हुई जाती थी, और इतनी धीरे धीरे जाती थी कि ये आपको ये एहसास कराती थी कि किसी भी बात की कोई सीमा नहीं होती है, कोई चीज़ बड़ी अनंत तक चली जाती है और चली जा सकती है। It was totally full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather I thought I was alone. लेखक कहता है कि जैसे ये उपनगरीय इलाकों से गुजरे, उपनगरीय इलाके होते हैं जो शहर के किनारे की छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं, बात की बसी हुई होती है, जैसे जैसे वो उनसे गुजरती गई उसमें से एक एक दो दो करके यात्री उतरते चले गए, और आखिर में जाके मुझे लगा कि मैं अकेला उस कंपार्टमेंट में, उस डब्बे में रह गया हूँ, और मुझे लगा या मैंने ऐसा समझा कि अब मेरे अलावा इस डिब्बे में और कोई नहीं है। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. अब लेखक बताता है कि there is a pleasant sense of freedom. जब मैं उस डिब्बे में अकेला रहा तो मुझे ऐसी स्वतंत्रता का महसूस हुआ जैसे कि आप जब अकेले रह जाते हैं किसी डब्बे में, जो झटके दे देकर गाड़ियाँ चल रही हो, और आपको उसमें जब आप अकेले रह जाते हैं जो उसमें वो महसूस होता है आनंद कि अब हम बिल्कुल आज़ाद हैं, कोई हमें देखने वाला, हमारे किसी मामले में दखल देने वाला दूसरा कोई आदमी हमारे पास नहीं है। It is liberty and unrestraint in a very agreeable form. ये एक ऐसी स्वतंत्रता थी जिसमें कोई रोक टोक, कोई टोका टाकी नहीं थी, और बड़ी सुखदायी स्थिति ये थी हमारे साथ, क्योंकि अब हम
अकेले थे, यानी मैं अपने डब्बे में बिल्कुल अकेला था और बिल्कुल स्वतंत्र था। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, और जब आप अकेले होते किसी डब्बे में या किसी मकान में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आजाद है। यू कैन टॉक टू योरसेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। क्या कर सकते हैं आप अकेले रह के? आप खूब जोर जोर से बातें कर सकते हैं, अपने आप से भी बातें कर सकते हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं है। आप कितने चीख चिल्ला के बातें करें। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विद द जोन्स एंड रोल हिम ट्रम्पेटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक। आप जब आप अकेले होते तो आप अपने उस दुश्मन से भी जिससे आप डरते हैं, जो आपसे मजबूत है, आप अकेले होकर अपनी कल्पनाओं में उसे भी धुन में गिरा सकते हैं, उसे भी आप पीट सकते हैं, उसके साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको काउंटर स्ट्रोक यानी वापस घूसा लगने का कोई चांस नहीं है, कोई आपसे उसका प्रतिरोध करने वाला नहीं है। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, क्योंकि आप अकेले हैं उस डब्बे में। यू कैन सिंग और डांस ए टू स्टेप और प्रैक्टिस ए गोल्फ स्ट्रोक। और आप क्या कर सकते हैं? आप उस डब्बे में गा सकते हैं जो जी चाहे, आपको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आप वहाँ डांस भी कर सकते हैं, चाहे पब्लिक में आप डांस कर पाए ना कर पाए, वहाँ 1 या 2 स्टेप आप ले सकते हैं, या गोल्फ स्टिक चलाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर विदाउट लेट और हिंड्रेंस। और आप उस कंपार्टमेंट की जो फर्श है उसमें कंचे भी खेल सकते हैं, कोई बाधा आपके रास्ते में आने वाली नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। आप खिड़की खोल सकते हैं, कोई आपको विरोध करने वाला नहीं है। एक खिड़की क्यों खोल दी? कंपार्टमेंट में दूसरा आदमी होता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ। आप दोनों खिड़कियां खोल सकते हैं, दोनों बंद कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। और आप उन खिड़कियों को दोनों को खोल कर रख सकते हैं, दोनों को बंद करके रख सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी स्वतंत्रता का त्योहार भी मना सकते हैं। यानी फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम आप इस तरह भी मना सकते हैं कि आपकी जी चाहे आप कौन सी खिड़की खोल दें, चाहे दोनों को खुली रखें, चाहे दोनों को बंद रखें, इस समय आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर टू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। अब क्योंकि डिब्बा पूरा खाली है, आप अकेले, तो आप किसी भी कोने में जाके बैठ सकते हैं, या सब कोनों में एक एक बार बैठ के देख सकते हैं, वो आपकी चॉइस। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशन एंड एंजॉय द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस ऑफ पॉसिबिलिटी द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ। आप उस सीट पे पूरे हाथ पैर फैला के भी लेट सकते हैं जैसे आपकी मर्जी, और उससे भी आगे बढ़ के आप जो डोरा नाम का एक्ट है, जो कानून था अंग्रेजों को उसमें ब्रिटेन में, उसका मतलब था डिफेंस ऑफ रेल एक्ट। डोरा का जो एब्रीविएशन है, डोरा की फुल फॉर्म है डिफेंस ऑफ रेल एक्ट। इसका मतलब ये था कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय शासन ने प्रशासन को बहुत ज़्यादा अधिकार दिए हुए थे, उसमें वो किसी को भी किसी भी जरा सी गलती के ऊपर पकड़ सकते थे। लेकिन क्योंकि अब आप अकेले हैं अपने कंपार्टमेंट में, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप डोरा के नियमों को भी तोड़ सकते हैं। जो डोरा में मना की गई है उन कामों को आप अपने डब्बे में कर सकते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है, और आप ये भी फील कर सकते हैं कि मैंने नियम को, कानून को तोड़ दिया और मुझे किसी ने नहीं देखा। Only Dora will not know that her heart is broken. और डोरा को ये पता भी नहीं चलेगा किसी को उसके कानून को कहीं तोड़ा भी गया है। You have accept
एवं डोरा, एस्केप्ड एवं डोरा, और आप उस डोरा से भी बच सकते हैं। यानी कि आप अकेले रहने पे कोई भी कानून इस तरह का जो उस डब्बे में तोड़ा जा सकता है उसे तोड़ सकते हैं, कोई आपको पकड़ने वाला या देखने वाला नहीं है। इससे मतलब कानून तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप कानून तोड़ें या आप उस सीट को बिगाड़ना शुरू कर दें, कंपार्टमेंट में नुकसान करना शुरू कर दें, केवल उस बात से कि अगर आपका मन किसी को गाली देने का है आप दे सकते हैं, किसी की बुराई करने का है आप कर सकते हैं। उस समय जो डोरा था उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की आप बुराई नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप कमरे में कंपार्टमेंट में अकेले, इसलिए आप ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी बुराई कर सकते हैं, उस नियम कानून को तोड़ सकते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं है। तो इस विषय में लेखक ने कहा है कि जब आप अकेले होते हैं तो आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, कोई आपको देखने वाला नहीं होता। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑफ दीज थिंग्स, लेकिन लेखक कहता है मैंने इनमें से उस रात कोई भी काम नहीं किया। They did not happen to occur to me, क्योंकि इन कामों को करने का मुझे ध्यान ही नहीं आया। What I did was much more ordinary, मैंने जो कुछ कहा वो एक सामान्य सी बात थी, जो मैंने किया वो एक बिल्कुल सामान्य काम था। When the last of my fellow passengers had gone, I put down my papers. जब उस कंपार्टमेंट से सारे यात्री उतर गए, आखिरी यात्री भी उतर गया, तो मैंने अपना जो अखबार था जिसे मैं पढ़ रहा था वो मैंने रख दिया। ठीक है। स्ट्रेच माई आर्म्स एंड लेग्स, मैंने अपने हाथ और पैर फैलाए, यानी कि एक तरह से अंगड़ाई ली। Stood up and looked out of the window on the calm summer night through which I was journeying, वो शांत गर्मियों की रात जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। Nothing the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, एक हल्की हल्का पीला पीला प्रकाश उत्तरी दिशा में, उत्तरी आकाश में दिखाई पड़ रहा था। यानी सुबह का जो पो फटने का टाइम होता है हमारे यहाँ उषा काल जिसे कहते हैं, वो होने लगा था। Crossed the carriage and looked out of the other window, मैं उस कंपार्टमेंट में आगे बढ़ा और दूसरी खिड़की में से बाहर जाकर lit a cigarette, sat down and began to read again, अपनी सिगरेट चलाई और बैठकर दोबारा से अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। It was then I became aware of my fellow traveler, और यही वो समय था जब मुझे पता चला कि मेरे साथ कोई यात्री भी है, यानी मैं अकेला इस कंपार्टमेंट में नहीं हूँ। He came and sat on my nose, वो जो मेरा सहयात्री था वो आया और मेरी नाक पे बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we call waggly mosquitoes, ये जो मेरा सहयात्री था जो मेरे पास आके बैठा, वो एक छोटा सा पंखदार चुभने वाला निडर कीड़ा था, और जिसे हम आमतौर पे मच्छर कहते हैं। यानी एक मच्छर जो उस कंपार्टमेंट में था वो आया और मेरे नाक पे बैठ गया। I flicked him off my nose, मैंने उसे अपने नाक पे से छिटक दिया, भगा दिया। And he made a tour of compartment, और उसने उस कंपार्टमेंट में एक यात्रा की, यानी एक चक्कर उस डब्बे में लगाया। Investigated its 3 dimensions, visited each window, flirted round the light, decided that there was nothing so interesting as that large animal in the corner came and had a look at my neck. उस मच्छर ने जब मैंने उसे अपनी नाक पे से उठा दिया, वो उस डब्बे में उसने पूरे में चक्कर लगाया, हर खिड़की पर गया, जो लाइट जली हुई थी, बल्ब जला हुआ था, उसकी परिक्रमा भी की, और आखिर में उसे ये लगा कि ये जो बड़ा सा जानवर डब्बे में बैठा हुआ है, बड़ा जानवर मीन्स लेखक मच्छर के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो ये जो बड़ा सा जानवर बैठा है इससे ज़्यादा मज़ेदार कोई आइटम इस डब्बे में दूसरा नहीं है। और वो फिर आया, मेरी जो गर्दन है उसका उसने निरीक्षण किया।
आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर वहां से उड़ा दिया, भगा दिया। ही स्किप्ड अवे टू अनदर जॉन राउंड द कंपार्टमेंट, वहां से फिर चला गया, लेकिन उसने एक छोटी सी राउंड उस डब्बे में फिर लगाया। रिटर्न एंड सीटेड हिमसेल्फ impudently on the back of my hand, अब वहां से आया और बड़ी धृष्टतापूर्वक मेरे हाथ पे बैठ गया। It is enough, I said. Magnanimity has its limit. ये बहुत हो गया, मैंने कहा कि ये जो उदारता है, मैग्नेनिमिटी मीन्स उदारता, काइंडनेस, बहुत दया दिखा ली मैंने तुम पे, तुम्हें 2 बार उड़ा लिया, तुम फिर मुझे दुखी कर रहे हो। Has its limits, यानी अब उदारता की सीमाएं खत्म हो गई थी। Twice have you been warned that I am someone in particular, that my august person resents the tickling impertinence of strangers. कि मैंने तुम्हें 2 बार भगा दिया और तुम्हें ये बता दिया है कि अजनबी लोगों की छेड़खानी मुझे परेशान करती है, तो ये चीज़ तुम्हें समझ जानी चाहिए थी। I assume the black cat. I assume the black cat means मैं अब तुम्हें मृत्युदंड देने वाले न्यायाधीश का कार्य करता हूँ, यानी मैं तुम्हें मृत्युदंड की घोषणा करता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, तुम्हारी सजा है कि अब तुम्हें मार डाला है, मैं तुम्हारी मृत्युदंड की घोषणा करता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, क्योंकि न्याय की मांग यही है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और मेरा जो न्यायालय है, जिस कोर्ट का मैं न्यायाधीश हूँ, वो कोर्ट आपको ये मृत्युदंड देती है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अभियोग हैं। काउंट्स यहाँ मीन्स है, काउंट्स मीन्स अभियोग। यू आर वर्जेंट, तुम आवारा हो, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम उपद्रवी हो, पब्लिक में उत्पात मचाते हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा करते हो, क्योंकि मच्छरों का टिकट तो होता ही। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट खाने का भी कोई कूपन नहीं है, यानी तुम जो मेरा खून पीने की कोशिश कर रहे हो, उसका तुम्हारे पास कोई कूपन या कोई अधिकार नहीं है। फॉर दोज एंड मेनी अदर मिसडिमिनर्स यू आर अबाउट टू डाई, और ये जितने भी तुम इलीगल काम करते हो, ये सारे इलीगल काम, ये तुम्हारे सारे उपद्रव तुम्हें मृत्युदंड देने के लिए पर्याप्त हैं, काफी हैं। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विद माय राइट हैंड, और फिर मैंने बड़ा तेज खतरनाक प्रहार अपने हाथ पे किया, यानी अपने हाथ पे जोर से दूसरा हाथ मारा, जिससे मच्छर मर जाए। He dodged the attack with an isolated reach that humiliated me, लेकिन उस मच्छर ने मेरे हमले को इस तरह नाकाम कर दिया कि मैं उससे लज्जित हो गया। मुझे अपना अपमान महसूस हुआ कि मैं एक मच्छर तक को नहीं मार पाया। माई पर्सनल वैनिटी वाज अराउज्ड, जो मेरा व्यक्तिगत अहंकार था, अब मेरा अहम था, वो भी चोटिल हुआ। I lunged at him with my hand, with my paper. I jumped on the seat and pursued him round the length. मैं उसको फिर झपटा, हाथ से झपट्टा मारा, पेपर से मारा, यहाँ तक कि मैं अपनी सीट के ऊपर चढ़ गया और मैंने जो लाइट वहाँ लैंप जला हुआ था, बल्ब जला हुआ था, उसके चारों तरफ भी उसका पीछा किया। I adopted tactics of feline cunning, feline cunning कहते हैं, जो बिल्ली जैसी चालाकी। मैंने बिल्ली की चालाकी से भी काम लिया, जैसे बिल्ली झपट्टा मारती है अचानक, इस तरह भी कोशिश की। Waiting till he had alighted, approaching with a horrible stealthiness, और उसके वहाँ से नीचे आने तक इंतजार भी किया कि वहाँ से नीचे आए, थोड़ा नीचे, मैं उस पर अटैक करूँ। Approaching with a horrible stealthiness, striking with a sudden and terrible swiftness, और उसका इंतजार करते हुए, छुपते हुए, शांत रहते, गुप्त तरीके से भी बड़ी जोर से मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, बट आई वॉज फेल्ड, मैं उस मच्छर को मार नहीं पाया। इट वॉज ऑल इन वेन, जो भी कुछ मैंने कोशिश की वो सब व्यर्थ चली गई, बेकार चली गई। आई प्लेड विद, ही प्लेड विद मी,
ओपनली एंड ऑस्टेंटेशियसली मीन्स प्रदर्शन करते हुए, खुले रूप से, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फिनिशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल। तो वो खुले रूप से मेरे साथ इस तरह खेल रहा था जैसे कि कोई जो बुल फाइटर्स होते हैं, जो बुल फाइटर आपने देखे होंगे, उसमें जहाँ सांड से वो कपड़ा दिखा के उसका उसे गुस्सा दिलाते और फिर उसे दुखी करते रहते, तो वो बुल फाइटर्स कहे जाते। एक कुशल बुल फाइटर की तरह वो मुझे बार बार चुनौती दे रहा था, चिढ़ा रहा था। It was obvious that he was enjoying himself. और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा था कि वो इस सारे खेल का मजा ले रहा था। That it was for this that he had disturbed my repose. और ये भी निश्चित बात है कि उसने मेरे आराम में खलल डाला था। रिपोज कहते हैं आराम करना। He wanted a little sport, and what sport like in being chased by this huge, lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. वो शायद एक खेल खेलना चाह रहा था मेरे साथ, और मेरे साथ भी कौन, मेरे जैसा एक ऐसा जैसे एक पवन चक्की की तरह जबर लंबा भीमकाय व्यक्ति, और जो इतना कमजोर, इतना असहाय और मूर्ख दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ खेलने में उसे, यानी मेरे साथ इस लेखक के साथ मच्छर को खेलने में आनंद आ रहा है। I began to enter into the spirit of the family. अब जब मैं उसे नहीं मार पाया तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी इस तरह की भावनाएं जागृत होने लगी कि जब ये मुझसे खेल सकता है तो मैं इसके साथ क्यों नहीं खेल सकता। यानी लगभग उसके ही जैसे विचार मेरे अंदर भी आने शुरू हो गए। He was no longer a mere insect. और ज़्यादा लंबे समय तक वो मेरे सामने केवल एक कीड़े के रूप में नहीं रहा। यानी मच्छर एक कीड़ा होता है, लेकिन उस समय क्योंकि मेरे साथ और कोई यात्री नहीं था, मैं अकेला था, इसलिए वो मच्छर जो भी कुछ हरकतें कर रहा था, मेरी पूरी अटेंशन उस मच्छर की हरकतों पर थी, उसकी एक्टिविटीज़ को मैं देख रहा था, और इसीलिए वो मच्छर मेरे लिए एक मामूली कीड़ा रहकर नहीं रह गया। He was developing into a personality. अब वो अपना एक व्यक्तित्व देता जा रहा था, एक जीता जागता प्राणी अपना रूप लेता चला जा रहा था। And intelligence and challenged this possession of this compartment with me on equal terms. एक ऐसा प्राणी जो समानता के आधार पर उस कमरे में मेरे साथ हिस्सा ले रहा था, जो ये चैलेंज कर रहा था मुझे कि तुम अकेले ही नहीं हो, इस कंपार्टमेंट में मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading. और धीरे धीरे इन सारी हरकतों से, इन सारी घटनाओं के बाद मेरे मन में उसके लिए लगाव पैदा होना शुरू हो गया, और जो मेरा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जो अपनी श्रेष्ठता की भावना थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? क्यों होने लगी वो भावना खत्म? इसलिए होने लगी क्योंकि एक ऐसे खेल में जो हमारे बीच में अचानक ही आ गया था, उस चैलेंज में उस प्राणी ने मुझे हरा दिया, और जिसने मुझे हरा दिया हो उसके प्रति मैं सुपीरियरिटी की भावना, श्रेष्ठता की भावना कैसे रख सकता हूँ? Why not be magnanimous again? और मेरे मन में आया क्यों ना फिर से उदार बन लिया जाए, फिर से उदारता दिखाई जाए। Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. क्योंकि उदारता और दया मनुष्य के सबसे अच्छे गुण माने जाते हैं। In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. और सच्चाई क्या है, वो लेखक इस बात को स्वीकार करता है कि इन दोनों गुणों की ओट में, मर्सी और मैग्नेनिमिटी की ओट में, मैं अपनी आबरू को बचा सकता हूँ, अपनी प्रतिष्ठा को बचा सकता हूँ। कि यार एक मच्छर से भी हार गई, मैं ये तो कह सकता हूँ मैंने उसे मारा नहीं तो मार सकता। एट प्रेजेंट आई वाज ए रिडिकुलस फिगर। इस समय मेरी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, क्योंकि मैं एक मच्छर से भी हार मान रहा था।
ये थिंग फॉर लाफर एंड डेरिशन, एक मजाक और हंसी का पात्र बनने की स्थिति मेरी आ गई थी। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रिसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर्स। और केवल दया भावना दिखाते हुए ही ऐसा हो सकता था कि मैं अपनी इज्जत बचा लूं और अपने इज्जत को बचाते हुए सीधा अपने कोने में जाके चुपचाप बैठ जाऊं। I withdraw the sentence of death. I say returning to my seat. और अपनी सीट की तरफ वापस जाते हुए मैंने कहा कि मैंने तुम्हारा जो मृत्युदंड बोला था वो वापस ले लिया। यानी मैंने घोषणा की कि मैंने तुम्हें जो सजा दी थी मृत्युदंड की, मैं उसे वापस लेता हूँ। और ये कहते हुए यानी अपनी आबरू बचाते हुए मैं एक कोने में जाके बैठ गया। I cannot kill you, but I can deprive you. I do it. मैं तो मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, जीवित छोड़ सकता हूँ, और मैंने ऐसा कर दिया। I took up my paper and he came and sat on it. मैंने फिर अपना पेपर पढ़ने के लिए उठाया और जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया तो बच्चा फिर से आया और पेपर के ऊपर बैठ गया। Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. और मैंने कहा कि बेवकूफ साथी, तुमने तो अपने आप को मुझे सौंप दिया है इस पेपर के ऊपर बैठ के। I have but to give this respectable weekly again organ of opinion a smack on both the covers and you are the gods. तुम समझते हो, जब मैं अखबार पढ़ रहा हूँ और तुम उस पर आके बीच में बैठ गए हो। ऑर्गन ऑफ ओपिनियन एक समाचार पत्र का नाम है। तो मैं जब इस समाचार पत्र के दोनों कवर्स को जोड़ूंगा ऐसे तो तुम लाश बन चुके होगे। गॉड्स कहते हैं शव, लाश। तो मैं कहता हूँ तुम तो अपने आप से मेरे चंगुल में आप फंसे हो। अब मुझे केवल इस पेपर के दोनों ये पृष्ठ बंद करने और तुम उसके बीच में फंस के मर जाओ। Neatly sandwiched between an article of peace traps and another the modesty of Mr. Huge. और जो दो लेख हैं दोनों पृष्ठ के ऊपर छपे हुए, जिसका नाम है पीस ट्रैप्स एंड द मॉनेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, उन दोनों लेखों के बीच में बच के तुम मर जाओ। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करना है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्लाइड यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई you that when this large animal says a thing, he it means it. और ये तो मैं बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें ये विश्वास कर सकते हो कि ये भीम का प्राणी, ये बड़ा प्राणी जो कहता है वो ही कर देता है, यानी अपनी बात से टलता नहीं है। Moreover, I no longer desire to kill you. और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तुम्हें मारना अब नहीं चाहता। Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. और अब तुम्हारे बारे में जब मुझे सब कुछ पता चल गया, इतनी देर से हम साथ साथ चल रहे हैं, तो मुझे तुमसे भी कुछ लगाव महसूस होने लगा है। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. Sorry, कुछ छोड़ गए हम, दोबारा से पढ़ते हैं। I fancy that Saint Francis would have called you little brother. और मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि अगर सेंट फ्रांसिस यहाँ होते तो वो तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते। उसी तरह I cannot go so far as that in the Christian charity and civility. और उसी की तरह जब सेंट फ्रांसिस तुम्हें अपना छोटा भाई कहकर पुकारते, तो मैं भी एक ईसाई होते हुए जो ईसाइयों की दया भावना है, जो ईसाइयों की सभ्यता है, मैं भी उसके खिलाफ नहीं जा सकता। बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप। डिस्टेंट रिलेशनशिप कहते हैं दूर की रिश्तेदारी, लेकिन अब मुझे तुमसे कहीं दूर की रिश्तेदारी महसूस होने लगी। Fortune has made us fellow travelers on this summer night. भाग्य ने इस गर्मी की रात में हमें एक दूसरे
का साथी सहयात्री बना दिया। आई हैव इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी। मुझे तुम में रुचि रही है और तुमने मेरा मनोरंजन किया। The obligation is mutual and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals। और ये जो एहसान है एक दूसरे के ऊपर जो हमने किया है वो बिल्कुल बराबर है, कोई किसी का किसी के ऊपर ज़्यादा नहीं है। और इससे ये एक बेसिक अधिकार पैदा होता है कि हम दोनों सहयात्री हैं एक दूसरे के। This miracle of the life in ours is common and it's mystery too। आज की जीवन के सुख और दुख दोनों हमने साथ साथ झेले हैं। I suppose you don't know anything about your journey। और मैं सोचता हूँ तुम्हें भी अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता नहीं होगा कि तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचोगे। I am not sure that I know much about mine। और मैं भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मुझे भी कहाँ पहुँचना है। यहाँ लेखक कुछ फिलोसफिक हो गया है और वो कहता है कि हम जहाँ से चले थे जहाँ पहुँचे हैं इस बारे में हमें पता नहीं होता कि हम जहाँ के लिए जा रहे हैं वहाँ पहुँच भी जाएंगे या नहीं। इसीलिए लेखक कहता है कि मैं भी अपनी यात्रा के बारे में नहीं जानता। वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट ए गुड डील अलाइक। और वास्तव में जब तुम सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हम दोनों की स्थिति लगभग एक जैसी है। जस्ट ए पर्सन्स that are and then are not coming out of the night into the lighted carriage। Just apparitions that are and that are not। इस तरह के आभास, ऐसा होने का आभास कि हम में से कोई यहाँ है या नहीं है, ये हमें पहले पता नहीं थे जब तक हम इस कमरे में इस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे, इस रात को इस कंपार्टमेंट में नहीं आए थे। Fluttering about the lamp for a while and going out into the night again perhaps। वो कहता है कि जब तुम यहाँ आए और फड़फड़ा रहे हो और कुछ देर फड़फड़ाने के बाद तुम बाहर भी चले जाओगे और अंदर आओगे फिर वापस आओगे, तो अब हमें इस बारे में कुछ नहीं पता चलता है क्योंकि, और इस क्योंकि के साथ ही लेखक के विचारों का सिलसिला टूट जाता है और बाहर से कोई आवाज़ आती है लेखक के पास, गोइंग ऑन टू नाइट सर। तो सर क्या आज आप और भी आगे जाना चाहते हैं। सेड द वॉइस एट द विंडो। खिड़की से ये आवाज़ आई। आई वॉज फ्रेंडली, इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। और ये जो आवाज़ बाहर से आई थी ये मेरे हितैषी कुली की आवाज़ थी जो ये बताना चाह रहा था, जो संकेत देना चाह रहा था कि अब मेरा स्टेशन आ चुका है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। I thanked him and said I must have been dozing। मैंने उसका धन्यवाद दिया और उससे कहा कि मुझे झपकी आ गई थी, मुझे हल्की सी नींद आ गई थी, इसलिए मैं यहाँ खड़ा नहीं पाया उतरने के लिए। And seizing my hat and stick I went out into the cool summer night। और अपना हैट और छड़ी लेने के बाद मैं वहाँ से उस गर्मी की रात में बाहर, ठंडी रात में बाहर निकल गया। As I closed the door of the compartment, I saw my fellow traveler fluttering round the lamp। और जैसे ही मैंने अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया उतरने के बाद, तो मैंने देखा कि मेरा जो फेलो ट्रैवलर है, मेरा जो सहयात्री है, वो बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ा रहा है। तो ये हमारा आज का पाठ था। आशा है आपकी समझ आया होगा। इसे फिर से देख लें और अपनी कॉपी में भी कर लें, जिससे कि आप याद कर सकें। ठीक है, अगली वीडियो के लिए थैंक्स।